नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ हूं अब्दुल नबी हसन और चिट चैट विद स्टार का एक और एपिसोड लेकर हाजिर हो चुका हूं। आज चिट चैट विद स्टार में मैं इस वक्त बास्केटबॉल कोर्ट में हूं और यहां आने का मकसद दरअसल यूं बन पड़ा क्योंकि आज मेरे इस शो में, इस एपिसोड में एक ऐसी स्टार मेरे साथ हैं जिन्होंने भारतीय टीम को रिप्रेजेंट किया है, भारतीय बास्केटबॉल टीम को रिप्रेजेंट किया है, कई वर्षों तक रिप्रेजेंट किया है और हाल ही में उन्होंने बास्केटबॉल जो वुमेन टीम है उसको कोचिंग भी दी, कई वर्षों तक कोचिंग भी देती रही। हाल ही में उन्होंने कोचिंग देने से वहाँ या यूँ कहें संन्यास ले लिया वहाँ से भी, लेकिन अभी इस वक्त वो स्टार जो है बच्चों को ट्रेनिंग दे रही हैं, अलग अलग जगहों पर ट्रेनिंग दे रही हैं और बच्चों की जो प्रतिभा है उसको निखारने की कोशिश कर रही हैं और ये कोशिश कर रही हैं कि देश का हर एक बच्चा जो टैलेंटेड है वो टीम इंडिया के लिए खेले, बास्केटबॉल टीम इंडिया के लिए खेले जिसमें वो प्रतिभा है और वो उसको निखार भी रही हैं। कौन है ये स्टार, मिलाते हैं। हमारे साथ शिवा मग्गो जी हैं। बहुत बहुत स्वागत शिवा जी आपका हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। शिवा, आप इस वक्त कोचिंग दे रही हैं बच्चों को अलग अलग जगहों पर जाकर, बच्चों की प्रतिभा को निखारने की कोशिश कर रही हैं। जैसा कि आप में इंटरेस्ट था कभी और आप टीम इंडिया के लिए खेली, फिर टीम इंडिया को कोचिंग दी और अब कैसी प्रतिभा देखने को मिल रही है, सबसे पहले आप बताइए। अलग अलग जगहों पर जब आप पहुंचती हैं, सेम जुनून मिलता है जो मुझ में था। एट दिस एज जब हम छोटे छोटे बच्चों को देते हैं उस समय तो उनके लिए वो फन एक्टिविटी होती है और उस फन एक्टिविटी को आप किस तरीके से उनको वो मोटिवेशनल बना सकते हो, प्लस उनका इंटरेस्ट जगा सकते हो, वो एक कोच की एक वो ना इंटरेस्ट होना चाहिए। आई वाज वेरी लकी कि मुझे सोमा सोकी जैसे मैम मिले, क्योंकि मैं भी बास्केटबॉल में शुरू में इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी करके मुझ में वो इंटरेस्ट जगाया। तो वो जो एक जज्बा मेरे कोचेस ने मुझ में डाला था, वही चीज मैं इन बच्चों में डालने की कोशिश करती हूँ। कैसा जज्बा था वो? ऐसा था कि आप कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन आपको को एनर्जी है लेकिन आपको पता नहीं है, तो उस एनर्जी को आपने एक्चुअली डायरेक्शन देना है। अच्छा। तो वो जो चीज़ उन्होंने मुझे सिखाई वही मैं इन बच्चों के साथ कर रही हूँ। और हमारी जो शुरुआत हुई थी यहाँ पे एकेडमी में, ये 25 बच्चों से शुरुआत हुई थी। अब हमारे पास 100 बच्चे हैं और उन 100 बच्चों के साथ हमारे पास काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलरली फरवरी से आ रहे हैं और उनमें हमें वो प्रतिभा दिख रही है कि वो काफ़ी इम्प्रूव कर रहे हैं। तो फ्यूचर में जैसा कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी खुद की रेजिडेंशियल एकेडमी खोलूँ जहाँ पर कि मैं इन बच्चों को जो इम्प्रूव कर जाते हैं, क्योंकि जब आप बात करते हैं कि आपको टैलेंट दिखता है तो उसको एक रेगुलर प्रैक्टिस रेजिमेंट इंडियन टीम के नज़रिए से करवाना शुरू करते हैं। तो उस तरह की जो प्रैक्टिस है उसके लिए आपको रेजिडेंशियल एकेडमी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपनी वो एकेडमी जब खोलूँगी 1 साल या 1.5 साल के बाद, क्योंकि फिलहाल मैं पूरे इंडिया में इस चीज़ को अलग अलग जगह पे जाकर प्लेयर्स को जब कोचिंग दे रही हूँ, अपने आप को भी तराश रही हूँ कि मैं किस तरीके से इनको मदद कर सकती हूँ। और उसके साथ साथ जो प्लेयर्स मेरे नोटिस में आते हैं उनकी हम फाइल बनाते जाते हैं। अच्छा। कुछ समय में हम ये देखते जाते हैं उनमें कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है और फिर अगर मुझे लगता है जैसे यहाँ पर 5-6 बच्चे हैं, सीनियर्स में 5-6 बच्चे हैं, तो उनके यहाँ पर अगर देखिए एज ग्रुप बहुत छोटे बच्चे आ रहे हैं, करीब 5-5 साल से बच्चे आ रहे हैं। 5 साल से इतना बच्चे आ रहे हैं, मतलब 5 साल के बच्चे यहाँ आकर प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनको पता चल रहा है कि बास्केटबॉल है क्या, उसमें इंटरेस्ट ऐसा कैसे होता है? ये जवाब तो आई थिंक मेरे बच्चे दे सकते हैं। मैं किसी को बुलाती हूँ, वो बेहतर जवाब दे सकते हैं जो छोटा बच्चा है और अच्छे से बता सकता है। लेट्स कॉल रिदम, कम हियर बच्चा। रिदम, हर नेम इज रिदम। रिदम, आप कितने साल के हो बेटा? मैम 12। नाउ यू आर 12। आई वांट यंगर वन। रिफ्का, कम हियर। रिफ्का, आप कितने साल के हो बेटा? 7। रिफ्का, आपको बास्केटबॉल में कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। उधर कैमरा में देख के बताओ। अच्छी ट्रेनिंग कैसी होती है? बहुत अच्छी। कैसी मैम ट्रेनिंग देती हैं? वो हमें फिटनेस भी कराती ओके। है, गेम्स भी खिलाती है बहुत सारे हैं और फंडामेंटल्स करवाते हैं। ओके, चलो बैठ। थैंक यू रिदम बेटा। थैंक यू वेरी मच। तो ये बच्चे मतलब आप
फंडामेंटल्स हो गए, फिटनेस वगैरह सब कुछ यहाँ पर। ये बच्चों में आपको स्टेमिना नजर आ जाती है इतना कि किस तरह से फिटनेस वगैरह कराते हैं? देखो ये एज छोटी है, इस एज में आप इनको पर्टिकुलरली अगर बॉल छुड़वा के रनिंग करवाओगे तो ये भाग जाएंगे। तो हमारी सारी एक्टिविटीज इनके साथ बॉल के साथ होती है, लेकिन बॉल में ही हम एक्टिविटी इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि जितना इस एज में स्टेमिना आना चाहिए उतना डेवलप हो जाए। लाइक आप जैसे कोन्स हैं, कोन्स के साथ साथ आप प्रैक्टिस करा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। सी दिस इज काइंड ऑफ अ स्टिमुली। ये नॉर्मली डॉज बॉल है, तो हमारे बच्चों को जैसे आदत है बॉल को देखने की, तो हमने बॉल से नजर हटानी है, तो इसलिए हम कोन रख देते हैं। अब ये कोन उठा के जब जा रहे हैं तो इनका पूरा ध्यान कोन पर है, बॉल पर नहीं है। लेकिन अगर बच्चा ड्रिबल कर रहा है और आप उसको बोले कि बेटा बॉल नहीं देखनी है, देखनी नहीं है, तब भी वो देखेगा। तो ये एक तरीके से सबकॉन्शियसली हम उनके माइंड को ट्रेन करते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज है। आज तो इनका फन डे है, आज तो हम फंडामेंटल्स कवर नहीं कर रहे हैं, बट अदरवाइज जो हमारी रेगुलर एक्टिविटीज होती हैं उसके अंदर ज्यादातर हम कोशिश ये करते हैं कि हमारा फुल कोर्ट कवर हो, जिसमें इनका रनिंग का पार्ट हो, जिसमें एजिलिटी हो, क्योंकि इस एज में स्पेशली 6 to 9 के बीच में आप इनकी स्पीड और इनकी एजिलिटी पे काम कर सकते हो। जो एंड्योरेंस वाला पार्ट है वो बाद में आता है। लेकिन अभी ये हम नोएडा स्टेडियम में हैं, यहाँ पर भी प्रैक्टिस हो रही है, आप मोहाली में भी प्रैक्टिस देते हैं। यहाँ के बच्चों और मोहाली के बच्चों में क्या आपको फर्क नजर आता है फिर, और वाइड चलेंगे? मोहाली के जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी बास्केटबॉल ट्रेनिंग ले रहे थे, उनको स्पेशली पिकअप किया गया है। दे ऑलरेडी दे नो दैट व्हाट दे वांट फ्रॉम देमसेल्फ। वो बास्केटबॉल खेल रहे थे, लेकिन वो नेक्स्ट लेवल तक जाने के लिए उनको वो डायरेक्शन नहीं मिल रही थी, वो रास्ता नहीं मिल रहा था। सो जब मैं मोहाली में पहुंची तो लोगों को पता चला, दे स्टार्टेड रीचिंग मी आउट। तो मैंने एक ग्रुप बनाया है 15 बच्चों का। उन बच्चों को मैं पूरे साल के लिए ट्रेनिंग दे रही हूँ, और हर किसी का अलग अलग सपना है कि मुझे इस लेवल तक जाना है। तो उनके एज आई सेड मैं फाइल्स बनाती हूँ, तो उस फाइल में वो लिखा जाता है कि इनका लेवल क्या है। अगर उन्होंने मुझे बोला है कि वो नेशनल खेलना चाहते हैं तो मेरा लेवल उससे ऊपर है, मैं उनको नहीं बताती हूँ। माई लेवल इज टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ देम। तो उस हिसाब से कुछ बच्चे उनको यूएस जाना है पढ़ने के लिए, तो उनकी ट्रेनिंग बिल्कुल उनके अकॉर्डिंगली होती है, और वो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है। देयर इज नो फन देयर। अच्छा, इट्स अ हार्डकोर ट्रेनिंग। एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए जाते हैं जो मतलब नॉर्मल जो बच्चे हैं, अलग बच्चे, उनके लिए एक अलग से एफर्ट्स देखने को मिलते हैं। उनकी रेगुलर होती है प्रैक्टिस, यू नो। यहाँ पर मंडे टू थर्सडे, एज आई सेड कि इट्स अ रिक्रिएशन सेंटर। लोग यहाँ रिक्रिएशन के हिसाब से आते थे, हमने उस माहौल को भी चेंज कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं बच्चों को सैटरडे तक बुलाती हूँ ना, इनको पता चल जाए मैम आए हुए हैं, तो ये मंडे टू संडे आते हैं। लाइक मैम आए हुए हैं और हम मंडे टू सैटरडे भी कर सकते हैं। अच्छा, ये आपने बात बहुत बेहतर की है। एक इंडिया प्लेयर होने के नाते, इंडिया नेशनल वुमेन टीम की कोच होने के नाते, जब आप यहाँ पर पहुंची, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पर प्रैक्टिस होती थी, आप कह रहे थे कि यहाँ पर ऐसे कुछ माहौल, मतलब जब मैं आई थी और मैंने यहाँ पर आके बहुत बेसिक चीज पूछी थी कि ट्रिपल थ्रेट क्या है, और मेरे सीनियर बच्चों को भी नहीं पता था। और ट्रिपल थ्रेट या फुटवर्क जो है वो हमारी बास्केटबॉल में चैप्टर नंबर 1 है। और अगर वो नहीं पता है तो आगे तो भूल ही सकते हैं। तो इसीलिए जब मैं यहाँ पर आई वुडंट से, मैं कभी भी किसी कोच के लिए ये नहीं कहना चाहती कि वो कुछ करवाते नहीं थे, बिकॉज मुझे भी नहीं मालूम है कि हर कोच अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कराता है। मेरे पास जो एक्सपीरियंस है मैं बस उसको एनकैश करना चाहती हूँ कि मुझे पता है कि इंडिया टीम को जब आप रिप्रेजेंट करते हो वहाँ कहाँ लैक करते हो। मैं उस चीज़ को ज़मीन से ठीक करना चाहती हूँ, रेदर देन कि मैं नेशनल टीम में जाके उस चीज़ को बदलना चाहूँ। कोशिश ये करना चाहती हूँ कि शुरू से ही सिखाया जाए कि हमें आगे जाके करना क्या कहाँ लैक करते हैं हम। अगर नेशनल टीम की बात की जाए, इंडिया वुमेन टीम की बात करें, इंडिया मेंस टीम की बात करें, कहाँ हम लैक कर रहे हैं? देखिए, जब हम नेशनल टीम के साथ, मेरा तो यही एक्सपीरियंस रहा है कि शुरू में जब हम जाते हैं हमें उनके फंडामेंटल्स पे काम करना पड़ता है, और फंडामेंटल्स एक नेशनल टीम के साथ मतलब नहीं बनता, बिकॉज व्हेन चाइना इज ट्रेनिंग दे आर थिंकिंग अबाउट मैच स्ट्रैटेजीज कि मुझे किस टीम के साथ क्या खेलना है। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो आप जैसे इस उम्र में अपनी बॉडी में बना लेते हो कि मैं अगर स्ट्रेट जा रही हूँ तो मुझे ऐसे मूव करना है, लेकिन अगर वो चीज़ आपको राइट एज में नहीं सिखाया गया तो वो आगे जाके जब आप उसको सिखाने की कोशिश करते हो वो नहीं होता। प्लस हमारे यहाँ पर ऑफेंसिव सिस्टम्स नहीं है, सो आई वांट टू टीच दैट ऑफेंसिव सिस्टम। मेरे बच्चों को शुरू से मेरा टारगेट ये है कि ऑफेंसिव सिस्टम मतलब एज इन की मोशन ऑफेंस, एक आपके ना जब आप खेलते हैं एक पैटर्न होते हैं, राइट। सो आई वांट कि भी अगर मेरे बच्चे ऑफेंस करने के लिए फ्रंट कोर्ट में जा रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए व्हाट इज स्पेसिंग, एंड देन इफ इट इज अ मोशन ऑफेंस आफ्टर पासिंग वेयर डू आई नीड टू गो, बिकॉज मोस्टली हमारे प्लेयर वहीं स्टक हो जाते हैं। इफ वन पर्सन इज नॉट एबल टू रिसीव द बॉल, दे आर स्टक ओवर, दे आर लुकिंग एट द सेम प्लेयर। बेसिकली वो क्या होता है कि आपने उनको कोई सेट प्ले सिखाया तो उसमें वो स्टिक हो जाते हैं कि ये बताया था ये करना है।
Whereas you need a presence of mind that if this didn't happen, I need to cut and something else will happen. So that is a natural ability which should be taught at a younger age. वो पहले से सिखानी पड़ेगी हाँ ऑब्वियसली, जी। और शायद वही हमने लैक किया है, वही चीजें हमारे अंदर हाँ जी। कमी रही है। और आप जिस तरह से कह रहे हैं कि अब नेशनल टीम को वैसे कैसे समझाएंगे कि आप ये नहीं, मत... काफी उनमें चेंज आ चुका है, लेकिन मैं नहीं बोलूंगी कि हमारे प्लेयर्स में चेंज नहीं है, दे नहीं, डेफिनेटली चेंज। हाँ। लेकिन अगर वही चीज उनको बचपन से सिखाते हैं, हाँ, नहीं, दूसरी टीम्स के अगर मुताबिक देखा जाए, तो दूसरे हम देशों लैक कर जाते हैं। हाँ, वही चीज है, हम अपने मुताबिक ना देखकर, क्योंकि अभी हम बास्केटबॉल की अगर देखें टीम, मुझे नहीं नजर आता है कि हम कुछ बेहतर कर पाए। पिछले कुछ समय से अगर देखें, हम लेवल भी हमारा घटा है। तो अगर हम नेशनल लिहाज से देखें, अगर नेशनल टीम के लिहाज से देखें, तो हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है अभी। देखिए, सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि हम जो टैलेंट हमारे पास है, हमें इसी टैलेंट को सुधारना है। हमें कुछ नया टैलेंट तो बाहर से आएगा नहीं, हम किसी और कंट्री से तो लाएंगे नहीं, तो यही अवेलेबल टैलेंट है। तो जब नेशनल टीम है, अगेन इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। आप एक क्या कहते हैं ना, एक बैच को जब आप कोचिंग करते हैं, लाइक यू नो, एज वी स्पोक अबाउट शिरीन लिम्या हैज बीन ट्रेनिंग since 2010. She's been representing India. Gina has been representing India since 2010. So these players, when they come to the camp, they already know. But you need same kind of smartness from the rest of the players because it's a team game, right? So that ability, same ability is not there. जब आप टीम गेम खेलते हो तो पांचों प्लेयर की अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी वो होनी चाहिए, और उसके लिए एक केमिस्ट्री डेवलप करने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 साल की, अगर आपने नेशनल टीम को परफॉर्म करना है तो वो कंटिन्यूएशन में ट्रेनिंग होना चाहिए। क्योंकि आई थिंक जो नेशनल टीम होगी उसका एक सेशन होता होगा, प्रैक्टिस सेशन होता होगा, लेकिन वो आई डोंट थिंक कि वो उतना कारगर साबित होगा जो आप कह रहे हैं कि नहीं, वो कारगर साबित होता है। मैं आपसे वही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जब हम लेट्स से कि नेक्स्ट ईयर हमारा टूर्नामेंट है फीबा एशिया कप 2021 में 19 में हुआ था, तो हम 19 के बाद हमें 2021 में अगर खेलना है तो हम 2021 में ही उन बच्चों को दोबारा लेकर आते हैं और फिर वो हमारे साथ ट्रेनिंग करते हैं। ये बीच में 1-1.5 साल का गैप पड़ता है, उसमें आपकी लाइफ में इतना कुछ हो रहा है कि आप भूल जाते हो कि आप किस लेवल पर खेले हो। तो ये एक प्लेयर की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो उसने झेला है वो दोबारा अगर नहीं करना चाहता तो वो उसको अपने आप से सेल्फ इंप्रूव करता है एट दैट लेवल, राइट? लेकिन हमारे पास नेशनल टीम जाती है और फिर वापस हमारे पास आती है 1-1.5 साल के बाद। सो देन इट बिकम्स अ वेरी टफ टास्क फॉर अस टू एक्चुअली गेट द बेस्ट आउट ऑफ देम एंड अगेन compete with the level। तो उसको लेकर क्या करा जाए? अगर आप ये कह रहे हैं कि जो गैप हो जाता है वो खिलाड़ियों को अपने आप में ही देखना चाहिए कि उसको कैसे मेंटेन किया जाए, राइट? ये तो खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देखिए, जब मैंने खुद खेला था, मैंने 97 में 92 में मैं इंडियन टीम में आई थी और मुझे 5 साल तक टीम बाहर नहीं गई। 97 तक मैं फाइनली पहली बार टीम खेलने के लिए गई। मैं खेली, मैंने वहां जाके देखा अच्छा ये लेवल है। 2001 में जब मैं गई तो मैं फीबा एशिया के टॉप 5 प्लेयर्स में आई क्योंकि मुझे वो लेवल दिख गया। तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एन एथलीट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इफ यू हैव बीन गिवन एक्सपोजर टू द इंटरनेशनल लेवल एंड यू नो व्हाट इज गोइंग टू बी देयर एंड यू प्लान टू प्ले फॉर इंडिया अगेन, देन डोंट जस्ट प्लान टू प्ले, देन प्लान टू परफॉर्म फॉर इंडिया। उसके बाद जो हमारी तरफ से होता है, जिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कैंप की जो ड्यूरेशन है, व्हेन यू आर एक्चुअली लुकिंग एट लेट्स से कि 2021 कि मुझे 2021 में ये टीम को रिप्रेजेंट करना है, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हो जाती है। गवर्नमेंट का रहता है कि आप क्या कहते हैं, कैंप लंबे नहीं दे सकते हैं, सेंशन जो फेडरेशन के लिए इतना ही पैसा है, इससे ज़्यादा नहीं है, उससे जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है थोड़ा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए अल्टीमेटली एज अ कोच यू गेट फ्रस्ट्रेटेड एज वेल। आप उनसे लड़ाई भी नहीं कर सकते, तो इसीलिए मैंने सोचा कि वो तो चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर हम यहाँ से ही इसको चेंज करना शुरू कर दें, अगर इनको ही चेंज करना स्टार्ट कर देंगे तो शायद फिर आगे जाके हमें दिक्कत नहीं आएगी। आप जिस तरह से प्रैक्टिस दे रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि कितनी इन्वॉल्वमेंट आपकी देखने को मिलती है बच्चों में। क्या बच्चों की भी इतनी ही इन्वॉल्वमेंट होती है? इतनी मुझसे ज़्यादा होती है क्योंकि इनका सेशन स्टार्ट होता है 6 बजे, 6 से 7। और अगर आपने नोट किया हो, जब जूनियर का चल रहा था तो कुछ बच्चे 5:30 बजे, 5:15 बजे आ गए, क्योंकि हम इनके लिए, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि आपको 1 घंटा ही प्रैक्टिस कराई जाएगी। हमारे यहाँ है कि अगर आपको एक दिन पहले जो सिखाया गया, अगर आप नहीं समझ पाए, आप आइए जल्दी और उस चीज़ को कीजिए। अगर कहीं दिक्कत होती है आप हमसे पूछ लीजिए, हम बीच में आपको आके बता देंगे। तो इनका इंटरेस्ट लेवल भी अब बहुत बढ़ गया है, शुरू में नहीं था लेकिन अब बहुत इम्प्रूव हो गया। क्या ऐसा नहीं होता कि इनको पहले मैचेस ही
ही खेलने हैं, सिर्फ और सिर्फ मैचेस खेलने हैं? पहले ऐसी था, practice, पहले हैं? शुरू में हाँ। यही था। जब मैं आई थी मैं बहुत स्ट्रगल किया। हाँ, हाँ। इनको सिर्फ गेम खेलना था और गेम के बारे में कुछ पता नहीं था। तो अब हमने इनको धीरे धीरे पहले इंडिविजुअल फंडामेंटल से स्टार्ट किया, फिर इंडिविजुअल टेक्निक से स्टार्ट किया, टैक्टिक्स पे गए, अभी हम ग्रुप टैक्टिक्स पे गए। अभी हमने 5 का जो ऑफेंसिव जो आपको मैंने बताया था सिस्टम, वो इनको नहीं सिखाया। अभी हम ट्रांजिशन ऑफेंस पे, ट्रांजिशन डिफेंस पे, इन्हीं चीजों पे। ट्रांजिशन कैसे, किस तरह से होते हैं, क्या सी कैसे? बास्केटबॉल में कैसा रहता है ना कि बॉल ज्यादातर ट्रैवल करती है इधर ठीक से है, उधर, हाँ। तो बहुत कम समय ऐसा रहता है जब आपको फुल अटैक मिलता है। ठीक है। तो जब एक बॉल उस तरफ से इधर आ रही है उसको हम ट्रांजिशन बोलते हैं। तो ठीक उस है। ट्रांजिशन के मोमेंट में आपके जो प्लेयर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि अगर मैंने इस तरफ पास दिया है तो वेयर शुड आई गो टू गेट द स्पेसिंग और द ओपनिंग फॉर द अदर प्लेयर। ठीक है, बिल्कुल। और ये चीजें आप सिखा रहे हैं, ये चीजें बता रहे हैं कि इसके बेसिक्स होने कैसे चाहिए। अगर सामने से कोई प्लेयर आ रहा है तो उस पर अटैक कैसे करना है, या फिर हाँ। उसे अपने टीम को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते Utilize हैं कर अगर सकते आपकी हैं। टीम आपके साथ 1 या 2 प्लेयर्स फ्रंट में आ अच्छा, रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कैसे बनाएंगे? अगर टीम्स में ऐसा नहीं कहा जाता कि आंखों आंखों में बातें होनी चाहिए, हाँ वो होती वो है। कैसे कैसे होता है वो? वो हम बेसिकली जब आप नीचे ही देख के ड्रिबल कर रहे हैं तो नहीं होगा, वो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग जब आप इनको जो हम पर्टिकुलर इनको अभी हाँ। मूवमेंट कराते हैं, हमारी ज्यादातर कॉम्पिटिटिव ड्रिल्स होती है। कॉम्पिटिटिव ड्रिल्स में जब आप बार बार फेल करते हैं तो यू स्टार्ट लुकिंग फॉर एन ऑल्टरनेटिव, एंड व्हेन यू आर लुकिंग फॉर एन ऑल्टरनेटिव नाउ यू स्टार्ट लुकिंग एट योर टीममेट टू अंडरस्टैंड कि मैं कहाँ पर किस सिचुएशन में अपने प्लेयर्स को यूटिलाइज कर सकता हूँ। और जितने ज्यादा ये आपस में एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करते हैं उतनी इनकी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। इनको पता होता है कि मैं अगर इधर से जा रहा हूँ मेरा प्लेयर ऑटोमेटिकली उधर से जाएगा। एक रेगुलर ट्रेनिंग सिस्टम, रेगुलर ट्रेनिंग सिस्टम से। लेकिन मैं, ठीक है, ये एकेडमी की बात हो गई। एक नेशनल लेवल पर अगर प्लेयर की बात करें, आप दिल्ली से हैं, कोई केरल से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, अलग अलग स्टेट से वहाँ पर लोग आ रहे हैं, प्लेयर्स आ रहे हैं, तो अंडरस्टैंडिंग कैसे बन पाएगी? कैसे जब हम दूसरी टीम के साथ भिड़ रहे हैं तो पास कैसे देना है, कितना क्विकली देना है, वो कैसे किया जाए? देखिए, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप नेशनल टीम तक पहुंच गए हैं दैट मींस यू हैव दैट टैलेंट कि आपको ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग है। आपने लेकिन उस गेम- दूसरी टीम्स के मुताबिक मैं उसके लिए हम भारत की वीडियो बात कर रहा ट्रेनिंग हूं। करते हैं, हाँ। हम वीडियो एनालिसिस करते हैं। लेट्स से कि हमें अगर चाइना के साथ खेलना है, जापान के साथ खेलना है, हम उन वीडियोस को ब्रेक अभी करते सबसे हैं। बेहतर टीम कौन सी है? जापान है जापान। एशिया में। एशिया जापान ने अभी ऑस्ट्रेलिया को हराया था 2019 में, एंड दे केम चैंपियन इन द पैसिफिक एशियन टूर्नामेंट, जो हमारा जो फीबा एशिया कप है, ओके, ओशियानिया जापान। बोलते हैं उसको। हाँ जी। उसके बाद अगर भारत के लेवल को देखा जाए तो देखिए, हमारे लेवल पे आती है फिलीपाइंस की टीम आती है। हम चाइनीज ताइपाई से भी बहुत अच्छा खेलते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ, आई थिंक अंडर 16 में जब मैं टीम को 2012 में हम लोग गए थे अंडर 16 टीम के साथ, तो उस समय एक पैर पे खड़े होके फीबा एशिया का जो टेक्निकल डायरेक्टर था वो ऐसे खड़ा हुआ था क्योंकि इंडिया लीड कर रहा था 3rd क्वार्टर तक। अच्छा। एंड दे वर सरप्राइज्ड कि ये कैसे हो गया। तो वही है कि आप अपनी टीम को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। हमने वीडियो एनालिसिस करके, ब्रेक करके प्लेयर्स को बताया था कि ये होने वाला है। अगर आप मेंटली उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड होते हो ना पहले से कि सामने वाला डिफेंस ऐसे रिएक्ट करेगा या उनका ऑफेंसिव पैटर्न ये है, तो आप प्रिपेयर्ड होते हो, बशर्ते कि वो कुछ नया उस पर्टिकुलर गेम के लिए उन्होंने सेव ना किया हो। आपने वीडियो की बात की जाए, वीडियो देखकर हम चीजें देखते हैं कि क्या खामी हो रही है, क्या नहीं हो रही हाँ है। जी। पहले टेक्निक इतनी नहीं थी बेहतर, हाँ जी। पहले के मुकाबले। अब अगर की बात की जाए, अब टेक्निक इतनी बेहतर हुई है, तो क्या अब ये हम मान सकते हैं कि आने वाले समय में अगर हम और ज़्यादा बेहतर करते हैं, और ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, और ज़्यादा टेक्निकल स्ट्रांग रखते हैं, टेक्निकली स्ट्रांग होते हैं, तो हमारी जो भारतीय टीम है, वो मेंस की हो या वुमेन्स की हो, बेहतर करेगी और ज़्यादा डेफिनेटली करेंगी। देखिए, हमारा मैच होता है जापान के साथ, हम उनको मैच दिखाते हैं और मैच हारने के बाद हम डाइनिंग हॉल में आते हैं। डाइनिंग हॉल में हम खाना खा रहे हैं और वहाँ पे जापान की टीम के एक एक प्लेयर के पास एक टैबलेट है। उस टैबलेट पे वो मैच ऑलरेडी डाउनलोडेड है और उस मैच में उन्होंने अगर कोई गलती की है या सामने वाली टीम ने कोई गलती की है, अच्छा किया है, उस चीज को खाना खाते खाते भी वो देख रहे हैं। सो दैट इज द डिफरेंस ऑफ द प्रिपरेशन बिटवीन अस एंड देम। अभी अगर आप देखें लेटेस्ट जो हुआ है, भारतीय टीम जो मेन टीम है काफी समय से नीचे चल रही थी, लेकिन अभी एक नए कोच आए हैं सर्बिया से हैं, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक ईरान को कोचिंग दी थी। कोच मटीज है। उन्होंने अभी हमारे फीबा एशिया कप क्वालिफायर्स में गए थे, बहरीन से सिर्फ लास्ट मोमेंट पे जाके 1 पॉइंट से हारे, लास्ट 9 सेकंड्स में। और उसके बाद सेकंड मैच जो हुआ हमारा इराक के साथ हुआ, 22 पॉइंट से इंडिया जीता है। तो डेफिनेटली ये जो एनालिसिस है जो मैंने फॉरेन कोचेस के साथ रहकर सीखा है, इट इज हेल्पिंग अस अ लॉट। और आप अगर जब कोचिंग दे रहे थे, आप टीम इंडिया को दे रहे थे, तब भी यही चीज़ें चल रही थी? अगर हम कोई मैच हार रहे हैं तो
खामियां पता कैसे चल रही हैं, ये वीडियो एनालिसिस जो हो रहा था हाँ जी, उस वक्त चल रहा था, ऐसा हो रहा था, हम वीडियो उसके बाद क्या वो वही गलती होता है, वही क्या होता फिर है, से मैं वो वाली आपको गलती हो पाती वो होती कहाँ है, होती नहीं है होती जो है? मुझे लगता है हाँ। कि टूर्नामेंट खत्म हुआ, आपके पास आपके मैचेस हैं, लेकिन आपके पास आपके प्लेयर्स नहीं है जिनके साथ आप उनको दिखा सकते हैं। जैसे मैंने बोला वहाँ मैच खत्म हुआ, जापान डिनर के टेबल पे बैठा हुआ मैच देख रहा है, हमारे पास उतना समय नहीं है टूर्नामेंट के नेक्स्ट मैच को देख रहे हैं। और अगर हम लेवल बी में चले गए हैं, तो क्यों नहीं टूर्नामेंट है खत्म समय है, हमारे सबके सब अपने घर चले जाते हैं क्योंकि फंडिंग उतनी है, बच्चे अपने है, घर चले जाते ठीक हैं। है। एक साल के बाद वो वापस आते हैं, तब तक उनके तो माइंड क्या से करना भी चाहिए? चीजें जो fade out कैंप्स है जो आप कह रहे हैं, जो बहुत ज्यादा ड्यूरेशन हो ऐसा जाता लगता है, वो है- कैंप्स ज्यादा लंबे होने चाहिए, ये मुझे कहना ऐसा लगता है कि एक पोस्ट कैंप होना जरूरी है। पोस्ट कैंप में जैसे आपका टूर्नामेंट खत्म हुआ है, तो उस पोस्ट कैंप में अगर एक हफ्ते के लिए भी आप जिन चीजों को आपकी खामियां रही हैं उनके ऊपर आप काम करते हैं, अपने प्लेयर्स को रिफ्रेश करते हैं, उनको बताते हैं कि ये चीज हमारी कमी, एटलीस्ट जब वो घर जाएंगे तो उनके माइंड में रहेगा कि मेरे कोच ने मुझे स्पेशली ये चीजें बोली है। एक वो तरीका है कि आप एक बस उनको पेपर पे लिख के दे दो ये गलती है, लेकिन एक वो चीज है कि आप ग्राउंड के ऊपर उन चीजों पे काम करते हो। और जो भी लोकल टीम अवेलेबल है, अगर आप पोस्ट आप कैंप्स की बात कर रहे हैं, पोस्ट कैंप आपको ये नहीं लगता है कि पहले टूर्नामेंट कैंप, पोस्ट टूर्नामेंट कैंप्स जो हो गए, अगर एक टूर्नामेंट हमने खेला है, वहाँ हम हार गए हैं, वैसे ही हमारे अंदर प्रेशर है, हम थके हुए हैं, और उसके बाद एक और हम कैंप अटेंड करते हैं, डिपेंड करता है। आप उस कैंप को जरूरी नहीं है कि आप उनको उनकी कमियां बता रहे हैं, आप उसके अंदर उसको एक अच्छे तरीके से भी उसको बनाया जा सकता है, जिसमें आप एनर्जी लाके और विदाउट लेटिंग देम नो दैट आप उनकी कमियों के लिए उनको रखा जा रहे हो। आप उनसे ये इस तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है कि ये कैंप हम नेक्स्ट ईयर जब हम आएंगे तो हम इसको यहाँ से शुरू करेंगे, तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा कि हमने ये किया था। अभी क्या होता है, हमने ये किया, हमने टूर्नामेंट खेला, हम हार गए, हम घर चले गए, अब हम अगली बार आएंगे और हम फिर से शुरू करेंगे। लेकिन आप हारे और हारने के बाद आप वहां रुके, चाहे 4-5 दिन रुके, आपने उस चीज को एनालाइज किया, ग्राउंड के ऊपर थोड़ा वर्कआउट किया, जो सामने वाली टीम ने किया है उसके लिए आप एक वॉलंटियर्स लेके और लेट्स से कि बॉयज की जो लोकल टीम है उनको उसी पैटर्न में खेलने के लिए कहा, तो आप जब उससे दोबारा जूझते हैं कि इस चीज को मैं नहीं कर पा रहा था, अब मैं इसको करने की कोशिश करता हूँ, और अगर मुझे उसका तोड़ मिलता है तो व्हेन आई विल गो बैक होम आई विल वर्क ऑन इट, एंड व्हेन आई विल कम बैक आई विल बी प्रिपेयर्ड फॉर इट कि मुझे ये करना है और ये करने से ये बेहतर हो जाएगा। ऐसी ये चीजें अच्छी हुई। लेकिन चलिए ठीक है, ये कोचिंग की बात हो गई, आपकी टीम इंडिया की बात हो गई। जब आप थी वुमेन टीम में, उस वक्त कैसा माहौल होता था? जैसे कि अगर हम अलग अलग स्पोर्ट्स की बात करें, जैसे पाकिस्तान की टीम आ गई, इसमें पाकिस्तान है ना अपनी, और पाकिस्तान के साथ कभी मैचेस हुए हैं? नहीं, हमारे तो साफ गेम्स जो है उसके अंदर कभी साफ गेम्स में बास्केटबॉल की टीम अभी रिसेंटली गए थे, इससे पहले कभी साफ गेम्स हुआ नहीं वुमेन, तो वुमेन टीम के साथ पाकिस्तान के साथ कभी खेला नहीं। अगर दूसरे हम यूएसए के साथ खेल रहे हैं, चाइना के साथ खेल रहे हैं, उनकी लैंग्वेज अलग है, हम हिंदी भाषा में बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसा कुछ होता है वहाँ पर कि आप लोग टीममेट्स हैं, बीच में गाली गलौज हो गया, या फिर यार उसको ऐसे मतलब अपनी भाषा में, अपनी भाषा में हम कोशिश ये करते हैं कि भाई ये जो खिलाड़ी है ना ये बहुत ज्यादा कर तेज है, तेज है, इसको ऐसे मारना, क्या कुछ ऐसा कोर्ट के अंदर? मारने की तो नहीं होती है, लेकिन इंग्लिश एक इंग्लिश इज अ न्यूट्रल लैंग्वेज दैट एवरीबॉडी नोज, तो हम कोशिश ये करते हैं कि जब हम वार्म अप करने के लिए जाते हैं या हमें कोई भी कम्युनिकेशन करना होता है, हम हिंदी भाषा में करते हैं ताकि उनको समझ में नहीं आए कि हम क्या बात कर रहे हैं। ऐसा कोर्ट के अंदर होता है मैच के दौरान? हाँ जी, होता है, बिल्कुल होता है। ऐसा स्पेशली वार्म अप में भी बोलते हैं कि वार्म अप में भी आप ज्यादातर जो आपने बात करनी है हिंदी में बात कीजिए, क्योंकि वो एक आपकी मातृभाषा है, तो आपको सबको आनी चाहिए। अब कब आपको याद है कि कोई टूर्नामेंट हम जीते हों, कोई मैच जीते हों, कोई ऐसा मोमेंट जो मतलब थोड़ा सा ऐसा हो, लाइट मोमेंट जो होते हैं? बहुत सारे हैं ऐसे तो लाइट मोमेंट्स, मेरे खेलने के दौरान या मेरे खेलने के दौरान या कोचिंग के दौरान? खेलने के दौरान तो हमारा एक पूरा ग्रुप था। अच्छा। ज्यादातर प्लेयर हमारे दिल्ली के थे, तो 4 से 5 लड़कियां दिल्ली की होती थी, तो हम ज्यादातर मस्ती ही करते थे। जब हम खेलते भी थे तो हमारे चेहरे पे स्ट्रेस्ड आउट नहीं रहता था, कुछ ना कुछ गेम में ऐसा चलता रहता था जिससे कि स्माइल आती रहती थी। कोशिश कर रहे हो स्माइल को रोकने की, अगर हार भी रहे, अगर आप हार भी रहे हो ना, तो हारने में बंदा सोचता है यार
टेंशन में आ जाता है। तो हम टेंशन में नहीं होते थे, हम उसमें भी खुशी से खेल रहे होते थे कि लास्ट तक फाइट करना है। और कभी भी जैसा हो गया कि हाँ टेंस मोमेंट हो गई कि एक बंदे ने दूसरे टीममेट ने एक दूसरे को कुछ कह दिया, तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ जोक बोल देना या कोई ऐसा वर्ड यूज कर लेना। अच्छा, आप अभी कोचिंग का जिक्र कर रहे थे, तो आप बच्चों के साथ भी कुछ मुहावरे टाइप में अभी यहाँ पर बोलते रहते हैं? हाँ, ताकि वो लाइट मोमेंट रहे। बहुत ज्यादा वो इंडिया टीम में भी बोलती रहती हूँ। एक तो मेरा फेवरेट स्लैंग है, मैं चाहे इंडिया टीम के साथ हूँ, यहाँ पर हूँ, उल्लू का पट्टा मैं बहुत बोलती हूँ, उल्लू की पट्टी। और बेसिकली पट्टी मतलब आई कॉल माई सेल्फ उल्लू, क्योंकि मेरे प्लेयर्स हैं, तो मैं बोलती हूँ उल्लू के पट्टो, तुम्हें समझ में नहीं आता। अगर ये नीचे देख रहे हैं तो मैं आई वॉन्ट देम टू लुक अप, लेकिन एट द सेम टाइम आई वॉन्ट कि वो उस चीज से स्ट्रेस्ड आउट नहीं हो, तो मैं बोलूंगी पैसे गिर गए हैं, उठाने हैं। यू नो दोज आर द कीवर्ड्स जो उनको थोड़ा याद रहता है कि भी हाँ मैम ऐसा बोलेंगे। यार अगर मैं अब नीचे देखूंगा तो ऐसा, मैम ऐसा बोलेंगे तो नीचे नहीं देखना, सामने देखना है, ऐसा। हाँ, ऐसा और बहुत सारी ऐसे कुछ भी बात होती है। आई डोंट नो, लाइक कोचिंग के दौरान इंडिया टीम को जब आप कोचिंग दे रही थी, तब आपको इंडियन जो प्लेयर्स थे उसमें ऐसा नहीं दिखा कि कोई खुराफाती बहुत है, ऐसा बहुत खुराफाती इन द सेंस बहुत ज्यादा शरारती हाँ, शरारती? हाँ बहुत थे, बहुत सारे बच्चे। परेशानी होती थी ऐसा कुछ? मुझे कभी नहीं हुई, जूनियर या सीनियर दोनों में से किसी के साथ? कभी नहीं हुई। एक लड़की है बहुत खुराफाती है, लेकिन यू नो माय रिस्पेक्ट लेवल फॉर देम, दे रिस्पेक्ट मी सो मच कि वो मेरे फ्रेंड्स ही हैं। अच्छा। तो वो अगर उनको कुछ खुरापाती करनी है ना, तो वो जो दूसरा कोच है ना, वो उसके लिए कुछ बोल रहे हो, फिर मुझे हंसा रहे हो। इट इज लाइक दैट, इट्स मोर लाइक यू नो वी आर फ्रेंड्स। तो मेरे सामने खुल के कुछ भी बोल देते हैं। उनको पता है कि मैम मैं प्रोफेशनली कोई गलती बर्दाश्त नहीं कर सकती, पर्सनल लेवल पे मैं उनको कभी किसी चीज के लिए कुछ नहीं बोलती। पूरा फ्रेंड हूँ मैं पूरी तरीके से, और कर सकते हैं बात। फिलहाल अब आगे का क्या प्लान है? आगे का फिलहाल तो मैंने अभी ब्रेक लिया हुआ है इंडिया टीम से। ठीक है। रीज़न है एक तो मुझे एज आई सेड कि बहुत साल से जब आप इंडिया टीम के साथ बार बार काम कर रहे हैं और रिजल्ट वहाँ पे नहीं आ रहा, तो एज अ क्वेश्चन कोच आपके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। ये नहीं देखा जाता, क्योंकि कोच रिप्रेजेंट करता है ना, तो ऐसा लगता है कि नहीं कोच को खिलाना नहीं आया। तो वो चीज़ से मैं उभरना चाहती हूँ, और मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं ग्रास रूट लेवल पे जाके रियल बास्केटबॉल ट्रेनिंग दूँ, जहाँ पर मैं एक बच्चे को तराशूँ और उससे जो मैं एक नेशनल टीम के प्लेयर से करवाना चाह रही हूँ, वो चीज़ अगर मैं शुरुआत से एक बच्चे को बताऊंगी, तो वो बच्चा सीखेगा ही वही जो हम चाह रहे हैं कि वो इंडिया टीम में आगे जाके जब परफॉर्म करते हैं तो उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए। तो ये एक मेरी वजह है कि मैं ग्रास रूट लेवल पर आई हूँ। और एक ये है कि मैं ऑल ओवर इंडिया में जहाँ जहाँ भी मुझे मौका मिले, जो प्लेयर्स हैं उनको मैं ट्रेन कर सकूं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरे को एक बार हमारे एक वो थे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ BFI, उनका नाम था मिस्टर गिल, मिस्टर RP से, वो जो पंजाब पुलिस से IG रिटायर हुए थे। तो उन्होंने एक बार मीटिंग में बोला था, वाई कांट आई हैव मोर शीबाज। अच्छा, क्यों हमारे पास एक ही शीबा है? तो दैट इज माई ड्रीम, यू नो आई वॉन्ट टू हैव मोर प्लेयर्स लाइक मी, जिनमें वो जज्बा है कि हमें सिर्फ खेलना नहीं है, हमें परफॉर्म करके और उस लेवल तक जाना है। और ये जो है, जो ये चिंगारी है ना, ये मुझ में लगाई शिरीन लिम्या ने। उसको 2010 में मैंने तराशना शुरू किया। अच्छा। और अब मैं उसको 2020 में दिख रही हूँ, वो बिल्कुल मेरे जैसी है। उसको हर चीज़ जो बास्केटबॉल में मैं चाहती थी, अगर उसका हम फीबा का ग्राफ देखें तो हर टूर्नामेंट में वो अच्छा कर रही है, उसकी विजन का लेवल वो है। लेकिन अगेन शिरीन लिम्या एक ही है, और हमें वैसे प्लेयर 12 के 12 चाहिए जो हर रोल को अदा कर सके। हर 12 के 12 प्लेयर शिरीन होने चाहिए या फिर शिबा होने चाहिए? हम मतलब बेसिकली हमें ऐसा प्लेयर चाहिए जो अगर 12 प्लेयर है टीम के अंदर, तो वो 12 के 12 प्लेयर्स का लेवल एक जैसा होना चाहिए। वो जब उतरे तो उसमें कमी नहीं आए, क्योंकि ये उसेन बोल्ट की रेस नहीं है जिसने अकेले जीतनी है, पूरी टीम ने जीतनी है। और उस अगर हमारे आगे कितना अभी बास्केटबॉल को आप फ्यूचर में कितना आगे देख रही हैं और कब आगे देख रही हैं? देखिए, मैंने आपसे बोला कुछ भी लॉन्ग टर्म प्लान करना। अभी हम फिर से प्लान बी पे आ गए, लेवल बी पे आ गए। तो लेवल ए पे जाने के लिए फिर आपको 2 साल लगेंगे, और उसके बाद लेवल ए पे आपने उसी टीम के साथ खेलना है और कम्पीट करके एटलीस्ट एक टीम, आप शुरू में नहीं बोल सकते कि मैं 5th आ जाऊंगा, मैं 6th आ जाऊंगा, बट एटलीस्ट आप एक टीम को कह सकते हो कि मेरा ये टारगेट है, मैं इस टीम को हरा के लेवल ए पे रहूंगा, और नेक्स्ट ईयर यू कैन प्लान। सो इट्स एटलीस्ट 8 years प्लान वेयर यू सी योरसेल्फ एंडिंग अप एट द पोडियम। 8 साल तकरीबन पोडियम।
रहने के लिए और उसके लिए भी एक यंग टीम, आप ये नहीं कह सकते कि जो सीनियर टीम है इसी से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। योर विजन शुड स्टार्ट फ्रॉम अंडर 16। आपको लग रहा है कि बच्चे जो हैं वो बेहतर कर रहे हैं? हाँ, और हमारे बहुत सारे बच्चे बेहतर कर रहे हैं। टीम इंडिया में आने के लिए इतने प्रतिभाशाली हैं कि अब टीम इंडिया में जगह बना सकते हैं, वो लड़कियां हो या लड़के हो? हाँ, हमारी टीम काफी यंग है, जो सीनियर वुमेन टीम है काफी यंग टीम है। इसमें अभी एक हरसिमरन तम्मी है, शी इज ओनली 18 years old और ऐश्वर्य कला भी 18 है, पुष्पा भी 18 है, तो काफी यंग प्लेयर्स जो है अभी टीम में है। तो इनको देखते हुए ये जब 24 तक होंगे, which will be another 6 years, I think we should be able to चलिए, उम्मीद यही करेंगे कि बास्केटबॉल और ज़्यादा बेहतर करे और आपका जो ख्वाहिश है, जो बच्चे तराश रही हैं, जल्द से जल्द तराशी और टीम इंडिया के लिए खेले। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आई और अपना कीमती वक्त दिया। तो शिवा हमारे साथ मौजूद थी, एक और स्टार हमारे साथ मौजूद थी। फिलहाल आज के इस एपिसोड में इतना ही, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और स्टार के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।